अस्सलामुअलैकुम। 1961 में जब नासा अपने घुटनों पर चलने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त सोवियत यूनियन का स्पेस क्राफ्ट स्पेस में पहुंच भी गया था, वो भी यूरी गैगरिन को लेकर। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर रशिया स्पेस रेस में इतना ज्यादा आगे था तो फिर उसके लिए चांद पर कदम रखना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों था? लेकिन नासा 1969 में रशिया से पहले इंसान को चांद पर लेकर पहुंच गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रशिया अमेरिका से पहले ही चांद पर पहुंच गया था, लेकिन उसने अपने मिशन के बारे में दुनिया को नहीं बताया। आखिर रशिया ने ऐसा क्यों किया? क्या उस वक्त रशिया सीक्रेटली अपने स्पेस क्राफ्ट में टेस्ट किया करता था? इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। द रशियन सीक्रेट मून लैंडिंग 16 जुलाई 1969। एक तरफ जहां नासा के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग अपने साथियों के साथ मून पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी इनसे 3 दिन पहले रशिया का ल्यूनर 15 स्पेस क्राफ्ट ऑलमोस्ट चांद पर पहुंच भी चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान अमेरिकन था? तो मैं आपको बता दूं, सोवियत ने अमेरिका के साथ चल रही कोल्ड वॉर की वजह से बहुत सारे सीक्रेट मून मिशन नाम के ल्यूनर मिशन कंडक्ट किए थे, जिनमें से 15 तो नील आर्मस्ट्रांग के मून लैंडिंग से पहले किए गए थे। इन मिशंस में से सोवियत का बस एक ही मोटिव था कि जैसे भी करके यूएस से पहले चांद पर लैंडिंग करनी है, जो उन्होंने ल्यूना 9 और ल्यूना 13 स्पेस क्राफ्ट के जरिए 1966 में ही अचीव कर लिया था। यहाँ पर एक सवाल आता है, अमेरिका को मून लैंडिंग में 3 साल पीछे छोड़ने वाला रशिया बाद में खुद ही अमेरिका से पीछे कैसे हो गया? कहीं अमेरिका की तरफ से फैलाई गई अफवाह तो नहीं है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रशिया के ल्यूना मिशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है कि असल में रशिया ल्यूनर मैन मिशन के मामले में यूएस से पीछे रह गया था। रशिया की इकोनॉमी 1950 और 1960 के वक्त डिक्लाइन पर चल रही थी, जिसकी वजह से वो उस वक्त अमेरिका से जीतने के लिए जितने भी मिशंस कंडक्ट कर रहे थे, असल में वो हमारी तरह कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट लेना चाहता था। लेकिन चांद पर कदम रखने से पहले उन्हें चांद की जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल हो सके वो कम थी, तो इसीलिए उनकी सस्ती टेक्नोलॉजी को चांद पर लैंड करने में भी कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आए और जान माल की हिफाजत भी हो सके, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पहला ल्यूनर मैन मिशन कंडक्ट करने से पहले चांद पर कई अनमैन मिशन कंडक्ट कर सके, जिसका फायदा नासा ने उठाया और कम से कम मिशन करके पहले इंसान को चांद पर लैंडिंग करवाने में कामयाब हो गया। यहाँ पर एक सवाल आता है कि रशिया ने सैक में उस वक्त सिर्फ ट्रायल मिशन ही किए थे, क्योंकि सोवियत की हमेशा से ही एक ही हिस्ट्री रही है कि वो अपने यूएस के साथ चल रही जंग की वजह से अपने फेलियर मिशन को छुपाता रहा और ज्यादातर अपने सक्सेसफुल मिशन को ही दुनिया के सामने लेकर आता है। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस, जो पहले सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानी जाती थी, ये एजेंसी नासा से भी पहले की थी, जिसकी वजह से रशिया के लिए ये जरूरी था कि वो यूएस के एजेंट्स अपनी इस आग को जलाए रखें, क्योंकि ये उनके लिए बड़े फख्र की बात थी। जैसे कि फर्स्ट स्पेस प्रोब टू इम्पैक्ट द मून, फास्ट फ्लाई बाय एंड इमेज ऑफ द ल्यूनर, फार साइड ऑफ द मून, फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस, फर्स्ट ल्यूनर ऑर्बिटर, फर्स्ट सर्कम ल्यूनर प्रोब टू रिटर्न टू अर्थ। सो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। सो व्हाट इफ आप स्पेस रिसर्च में सुपर पावर माने जाते हो और आपके लगातार स्पेस मिशंस फेल हो रहे हो, तो जरा सोचिए, क्या इससे सोवियत की इज्जत में कमी नहीं आती? खास तौर पर उस वक्त जब सबकी नजर आप पर ही हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके दुश्मन आपकी टेक्नोलॉजी फेलियर्स को आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। बस इसी वजह से अर्ली 1950 से ही सोवियत रशिया अपने ज्यादातर मिशंस को सीक्रेट रखते आ रहा है, ताकि वो अपनी नाकामी को छुपा सके और अपने दुश्मन को हर वक्त इसी कंफ्यूजन में रख सके कि हम यूएस से टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हैं। यहाँ तक कि जब यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने, तो बहुत सारे वेस्टर्न गैरलिस्ट ने ये दावा किया कि यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान नहीं थे, बल्कि उनसे पहले कई रशियन एस्ट्रोनॉट्स ऐसे थे जो स्पेस में जा चुके थे, लेकिन किसी हादसे की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसानों के स्पेस में जाने से पहले ये मिशन किसी जानवर से ना करवाया गया हो, क्योंकि हमेशा से ही इंसान जानवरों पर पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के जानवर पर पड़ने वाले इफेक्ट को स्टडी करके इंसानों पर ट्राई किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सोवियत ने भी यूरी गैगरिन से पहले किसी जानवर पर ये टेस्ट किया था? जी हाँ, रशिया ने भी ऐसा ही किया था।
लेका, फीमेल डॉग हु सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द रशियन स्पेस एजेंसी। 1957 में सोवियत ने मॉस्को सिटी की सड़कों पर घूमने वाली एक मासूम सी फीमेल डॉग को एपियन स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर लॉन्च किया था, वो भी बस 1 दिन के खाने और 7 दिन की ऑक्सीजन के साथ। इस एक्सपेरिमेंट से रशिया ये समझना चाहती थी कि स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस का एक जानदार पर क्या असर पड़ता है। ये मिशन शुरू से ही एक सुसाइडल मिशन था। इस मिशन से बेचारी ये डॉग बिल्कुल बेखबर थी। इस मिशन के जरिए रशियंस का ये प्लान था कि लेका को 7 डेज के लिए अर्थ के ऑर्बिट में भेजकर ये टेस्ट किया जाए और फिर उसकी बॉडी में आने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन लेका की स्पेस लाइफ 7 दिन तो क्या 7 घंटे भी ना हो सकी, क्योंकि लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद स्पुतनिक 2 के कूलिंग सिस्टम्स खराब हो चुके थे और ओवरहीटिंग की वजह से बेचारी लेका की डेथ हो गई। इस मिशन में गौर करने वाली बात ये थी कि लेका की मौत की असल वजह और इसकी मौत का असल टाइम लेट 19s तक दुनिया को बताया ही नहीं गया था। इस मिशन के जरिए सोवियत का पहला ये प्लान था कि लेका को सही सलामत जमीन पर वापस लाया जाए, लेकिन सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने इस मिशन को अपनी कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन यानी कि 40th एनिवर्सरी ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन से पहले करने का प्लान किया था, जिसकी वजह से उन्होंने स्पुतनिक को 2-4 हफ्तों में बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसका मतलब था सीरियस कॉम्प्रोमाइज विद लेका's लाइफ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लेका को बगैर किसी सेफ्टी प्लानिंग के स्पेस में भेजना सिर्फ एक इरेशनल डिसीजन नहीं था जो रशियन स्पेस एजेंसी ने लिया था। उनके मुताबिक अभी और काम भी होने थे। द सीक्रेट सोवियत स्पेस कैनन यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी पास की थी फॉर पीसफुल इंटरनेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। इस आउटर स्पेस ट्रीटी के आर्टिकल 4 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि स्पेस को किसी भी तरह से वेपनाइज करना इल्लीगल माना जाएगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन यानी रशियन खुद सीक्रेटली इस इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ मिला हुआ था। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि 1950 से ही सोवियत और यूएस ने आउटर स्पेस का इस्तेमाल अपनी पर्सनल जंग के प्लेग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसको रोकने के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी फॉर्मुलेट की गई, लेकिन ये दोनों मुल्क अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार ही नहीं थे। इन दोनों ममालिक ने वो सब सीक्रेटली जारी रखा जो सरेआम हो रहा था, जैसे कि 1960 में होने वाला यूएस एयरफोर्स यानी कि यूएसएएफ का मैन ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी स्पेस मिशन, जिसके जरिए सोवियत पर स्पाई करने के लिए एक मिलिट्री स्पेस स्टेशन को जमीन के ऑर्बिट में सेट करना था। लेकिन सोवियत को पहले से ही इस मिशन के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से उसने भी अमेरिका को मजा चखाने के लिए अल्मेज स्पेस स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया, वो भी डिफरेंट प्लान के साथ। लेकिन सोवियत ने अमेरिका की तरह इस मिशन को सीक्रेट नहीं रखा, बल्कि इसे एक नॉर्मल स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के तौर पर रिवील किया ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। ये बात अलग थी कि ये कोई सिविलियन स्पेस स्टेशन नहीं था। इनमें टेक्निकली 23 मिलीमीटर गन कैनन्स माउंट किए जाने थे टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अमेरिकन्स। आखिर इस प्रोग्राम के जरिए सोवियत ने ऐसे 3 मिलिट्री स्पेस मिशंस लॉन्च किए, जिनके नाम सैल्यूट 2, सैल्यूट 3 और सैल्यूट 5, और 24 जनवरी 1975 को उनमें से सैल्यूट 3 पर लगी हुई R-23M कैरटेज कैनन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर भी कर लिया गया। उस वक्त रशियन ने पहले इस कैनन टेस्ट की लाइव फुटेज को आराम से ही रिलीज कर दिया था, लेकिन इस टेस्ट के कुछ घंटों बाद वो फुटेज गायब हो गई। इस टेस्ट के बाद सोवियत ने नेक्स्ट अपग्रेड अल्मेज मिशन में कभी भी कैनन का यूज नहीं किया, लेकिन उन्हें अमेरिकन को इनडायरेक्ट मैसेज देना था, वो उन्होंने बगैर कुछ बोले सीक्रेटली ही दे दिया था। वो टेस्टिंग फुटेज दुनिया की नजरों से छुपा ली गई, लेकिन अमेरिकन जो हर वक्त सोवियत पर नजर रखा करते थे, उनके जहन में ये हमेशा के लिए फिट हो गया होगा कि रशियन स्पेस एजेंसी इज नॉट समथिंग टू मेस विद। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।